धारा 11 एकांत परिरोध सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। यह धारा इस बारे में है कि अदालतें किसी अपराधी को एकांत परिरोध यानी अकेले एक कोठरी में रखना की सजा कब और कितनी दे सकती हैं। मुख्य बात यह है, जब किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए अदालत उसे कठोर कारावास रिगोरस इम्प्रिजनमेंट की सजा दे सकती है, तो अदालत अपने फैसले में यह आदेश दे सकती है कि अपराधी को सजा के किसी हिस्से के लिए एकांत परिरोधन में रखा जाए। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं बांध भी हैं ताकि एकांत परिरोध का दुरुपयोग न हो। अगर कुल कारावास की अवधि 6 महीने से ज्यादा नहीं है, तो एकांत परिरोध आड़ 1 महीने बाद से ज्यादा नहीं होगा। उदाहरण, अगर किसी को 4 महीने का कठोर कारावास मिला है, तो उसे अधिकतम 1 महीने तक एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। अगर कुल कारावास की अवधि 6 महीने से ज्यादा है, लेकिन 1 साल से ज्यादा नहीं है, तो एकांत परिरोध उन 2 महीने बाद से ज्यादा नहीं होगा। उदाहरण, अगर किसी को 8 महीने का कठोर कारावास मिला है, तो उसे अधिकतम 2 महीने तक एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। अगर कुल कारावास की अवधि 1 साल से ज्यादा है, तो एकांत परिरोध तो 3 महीने से ज्यादा नहीं होगा। उदाहरण, अगर किसी को 2 साल का कठोर कारावास मिला है, तो उसे अधिकतम 3 महीने तक एकांत परिरोध में रखा जा सकता है। संक्षेप में, धारा 11 अदालत को यह शक्ति देती है कि वह कठोर कारावास पाए अपराधी को एकांत परिरोध की सजा भी दे सके, लेकिन यह सजा अपराधी को मिली कुल कारावास की अवधि के आधार पर सीमित होगी, ताकि एकांत परिरोध एक निश्चित अवधि से ज्यादा ना हो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यह दंड मानवीय तरीके से और आनुपातिक रूप से दिया जाए। धारा 12 एकांत परिरोध की अवधि लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। यह धारा बताती है कि किसी अपराधी को एकांत परिरोध अकेले कालकोठरी में रखना की सजा कितनी दी जा सकती है और कैसे दी जाएगी। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए। एक बार में 14 दिन से ज्यादा नहीं। अगर किसी को एकांत परिरोध की सजा मिली है, तो उसे एक बार में लगातार 14 दिन से ज्यादा अकेले नहीं रखा जाएगा। 2. अंतराल जरूरी। जब एकांत परिरोध की अवधि खत्म होगी, तो अगली बार एकांत परिरोध देने से पहले उतनी ही अवधि का ब्रेक या अंतराल देना जरूरी होगा। उदाहरण, अगर किसी को 10 दिन का एकांत परिरोध दिया गया, तो उसे 10 दिन के लिए एकांत में रखा जाएगा। इसके बाद कम से कम 10 दिन का अंतराल दिया जाएगा, जिसके दौरान उसे सामान्य जेल में रखा जाएगा। फिर अगर सजा बाकी है, तो दोबारा एकांत परिरोध दिया जा सकता है। 3 महीने से ज्यादा की सजा होने पर नियम। अगर किसी अपराधी को कुल कारावास जेल की सजा 3 महीने से ज्यादा की मिली है, तो उसे दिए गए पूरे कारावास के किसी भी 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा एकांत परिरोध नहीं दिया जाएगा। उदाहरण, मान लीजिए किसी को 6 महीने की जेल हुई है, तो इस 6 महीने की अवधि के दौरान किसी भी 1 महीने में उसे 7 दिन से ज्यादा एकांत परिरोध नहीं दिया जा सकता। संक्षेप में, धारा 12 यह सुनिश्चित करती है कि एकांत परिरोध, जो एक कठोर सजा है, उसे अमानवीय तरीके से लागू न किया जाए। यह इसकी अधिकतम सीमा तय करती है और यह भी बताती है कि इसे कैसे और कितनी अवधि के लिए दिया जा सकता है, ताकि कैदी पर इसका अत्यधिक बुरा प्रभाव न पड़े। धारा 13 पिछली सजा के बाद कुछ अपराधों के लिए बढ़ी हुई सजा, एनहांस्ड पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। यह धारा उन अपराधियों के बारे में है जो पहले भी कुछ खास तरह के अपराधों के लिए सजा काट चुके हैं और फिर वही अपराध दोबारा करते हैं। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, अगर किसी व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 10 या अध्याय 17 सहन के तहत किए गए किसी ऐसे अपराध के लिए भारत की किसी अदालत द्वारा कम से कम 3 साल पूर्ण या उससे ज्यादा की जेल की सजा सुनाई गई है और वह अपनी सजा पूरी करने के बाद उन्हीं अध्यायों अध्याय 10 या 17 में से किसी के तहत पड़े फिर से वैसा ही या उसी अवधि की सजा वाला कोई अपराध करता है, तो उसे उस हर नए अपराध के लिए कड़ी सजा मिलेगी। यह कड़ी सजा आजीवन कारावास, उम्र कैद हो सकती है या फिर 10 साल तक बढ़ाई जा सकने वाली कैदन भी हो सकती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं।
मान लीजिए एक व्यक्ति अ ने पहले चोरी, जो अध्याय 17 में आता है, का अपराध किया था और उसे 5 साल की जेल हुई थी। अब जेल से छूटने के बाद अब फिर से चोरी अध्याय 17 का अपराध करता है। क्योंकि उसने पहले भी इसी तरह के अपराध के लिए सजा काटी है, तो धारा 13 के तहत उसे इस बार ज्यादा सजा मिल सकती है, जैसे कि उम्र कैद या 10 साल तक की जेल। किन अध्यायों की बात हो रही है? अध्याय 10। यह लोकसेवक, सरकारी कर्मचारी के विधिपूर्ण प्राधिकार के अपमान या ऐसे ही अन्य अपराधों से संबंधित है। अध्याय 17। यह इन संपत्ति के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है, जैसे चोरी, जबरन वसूली, डकैती, आपराधिक विश्वासभंग, धोखाधड़ी आदि। संक्षेप में धारा 13 का मकसद यह है, जो लोग बार बार एक ही तरह के गंभीर अपराध, खासकर संपत्ति या सरकारी काम से जुड़े करते हैं, उन्हें कड़ी सजा मिले ताकि वे दोबारा ऐसा करने की हिम्मत न करें। ये एक तरह से ऐसे अपराधियों के लिए चेतावनी है कि अगर वे अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं तो उन्हें पहले से भी ज्यादा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। धारा 14 उन सामान्य अपवादों जनरल एक्सेप्शंस में से एक है जो यह बताते हैं कि कुछ खास परिस्थितियों में किया गया कोई काम अपराध नहीं माना जाएगा, भले ही आम तौर पर वह अपराध हो। यह धारा कहती है, कोई भी काम अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाए जो उसे करने के लिए कानून द्वारा बाध्य है, या जो तथ्यों की गलती मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण, न कि कानून की गलती मिस्टेक ऑफ लॉ के कारण, नेक नियत गुड फेथ से यह विश्वास करता है कि वह उसे करने के लिए कानून द्वारा बाध्य है। इसे और भी आसान भाषा में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करता है जो आमतौर पर अपराध होता है, लेकिन एक वह व्यक्ति उस काम को करने के लिए कानून से मजबूर है। उदाहरण, एक सिपाही फौजी अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर कानून के दायरे में रहते हुए भीड़ पर गोली चलाता है। सिपाही ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वह कानून के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य था। 2 वह व्यक्ति तथ्यों की गलती की वजह से, ना कि कानून की गलती की वजह से, नेक नियत से यह मानता है कि वह उस काम को करने के लिए कानून से मजबूर है। तथ्यों की गलती मिस्टेक ऑफ फैक्ट, इसका मतलब है कि उसे किसी घटना या स्थिति के बारे में गलत जानकारी है। कानून की गलती मिस्टेक ऑफ लॉ, इसका मतलब है कि उसे कानून की जानकारी नहीं है या वह कानून को गलत समझता है। कानून की गलती कोई बचाव नहीं है। नेक नियत गुड फेथ, इसका मतलब है कि उसने पूरी ईमानदारी और सावधानी से काम किया, बिना किसी गलत इरादे के। उदाहरण, न्यायालय का एक अधिकारी उक्का को या को गिरफ्तार करने का आदेश मिलता है। का पूरी जांच पड़ताल करने के बाद गलती से या की जगह एज को या मानकर गिरफ्तार कर लेता है। एकार ने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि उसने नेक नियत से और तथ्यों की गलती के कारण यह विश्वास किया कि वह एज को गिरफ्तार करने के लिए कानून द्वारा बाध्य है। संक्षेप में धारा 14 ये बताती है कि कोई भी व्यक्ति जो कानून के आदेश का पालन कर रहा है या जो नेक नियत से तथ्यों की गलती के कारण यह मान रहा है कि वह कानून द्वारा किसी काम को करने के लिए बाध्य है, तो उसके द्वारा किया गया वह कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 15 न्यायाधीशों, जजों को उनके न्यायिक कार्यों के लिए आपराधिक दायित्व से सुरक्षा प्रदान करती है। इसे आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 15 न्यायिक कार्य करते समय न्यायाधीश का कार्य। यह धारा कहती है कि अगर कोई न्यायाधीश, जज अपने न्यायिक पद पर रहते हुए कोई ऐसा काम करता है जो उसे कानून द्वारा दी गई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए किया गया हो, या जिसके बारे में उसे ईमानदारी से, सद्भावपूर्वक यह विश्वास हो कि उसे वह शक्ति कानून द्वारा दी गई है, तो ऐसा कोई भी काम अपराध नहीं माना जाएगा। इसे और सरल भाषा में समझें। मान लीजिए कोई जज किसी मुकदमे में कोई फैसला सुनाता है या कोई आदेश देता है। अगर उसने यह फैसला या आदेश अपनी न्यायिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिया है, या उसे ईमानदारी से लगता था कि उसे ऐसा करने की कानूनी शक्ति प्राप्त है, भले ही बाद में पता चले कि उसने कोई गलती कर दी थी, तो उस जज पर उस गलती के लिए आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उदाहरण, एक जज किसी अपराधी को सजा सुनाता है। बाद में
कुछ नई जानकारी सामने आती है जिससे यह लगता है कि सज़ा कुछ ज़्यादा हो गई थी या उस व्यक्ति को शायद सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन अगर जज ने उस समय उपलब्ध सबूतों और कानूनों के आधार पर ईमानदारी से और अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए फैसला सुनाया था, तो उस फैसले के लिए जज पर कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं होगी। मुख्य बात, यह धारा न्यायाधीशों को बिना किसी डर के और निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्य निभाने में मदद करती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि न्यायाधीशों को उनके न्यायिक निर्णयों के लिए बेवजह परेशान न किया जाए, जब तक कि उन्होंने जानबूझकर गलत काम न किया हो या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न किया हो। यह सुरक्षा तभी मिलती है जब वे न्यायिक रूप से कार्य कर रहे हों और सद्भावपूर्वक गुड फेथ काम कर रहे हों। धारा 16 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसार किया गया कार्य। यह धारा इस बारे में है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अदालत, न्यायालय के फैसले या आदेश का पालन करते हुए कोई काम करता है, तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा, भले ही बाद में पता चले कि उस अदालत के पास ऐसा फैसला या आदेश देने का अधिकारिता ज्यूरिसडिक्शन नहीं था। इसे और भी आसान भाषा में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक अदालत कोई आदेश देती है, जैसे किसी की संपत्ति जब्त करने का आदेश। कोई व्यक्ति उस अदालत के आदेश का पालन करते हुए उस संपत्ति को जब्त कर लेता है। अब धारा 16 कहती है, वह कार्य, संपत्ति जब्त करना, अपराध नहीं होगा, भले ही बाद में यह पता चले कि जिस अदालत ने आदेश दिया था उसके पास असल में ऐसा आदेश देने का अधिकार नहीं था। लेकिन इसके लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। 1, वह काम तब किया गया हो जब अदालत का वह फैसला या आदेश लागू था, यानी उसे रद्द नहीं किया गया था। 2, वह काम करने वाले व्यक्ति ने ईमानदारी से, सद्भावपूर्वक, गुड फेथ में ये विश्वास किया हो कि अदालत के पास ऐसा आदेश देने का अधिकार था। उसे यह पता नहीं था या उसे यह मानने का कोई कारण नहीं था कि अदालत के पास वह अधिकार नहीं है। उदाहरण के लिए, एक मजिस्ट्रेट एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट जारी करता है। पुलिस अधिकारी उस वारंट के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है। बाद में यह पता चलता है कि मजिस्ट्रेट के पास वह वारंट जारी करने का अधिकार नहीं था। इस स्थिति में धारा 16 के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा की गई गिरफ्तारी को अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि 1, उसने वारंट के लागू रहते हुए गिरफ्तारी की। 2, उसने ईमानदारी से यह माना कि मजिस्ट्रेट के पास वारंट जारी करने का अधिकार था। यह धारा उन लोगों को कानूनी सुरक्षा देती है जो अदालती आदेशों का पालन करते हैं, भले ही बाद में उन आदेशों में कोई कानूनी खामी निकल जाए, बशर्ते उन्होंने ईमानदारी और सद्भावपूर्वक कार्य किया हो। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 की धारा 17 एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो कुछ परिस्थितियों में किए गए कार्यों को अपराध नहीं मानता। इसे आसान हिंदी में समझते हैं। धारा 17 विधि द्वारा न्याय अनुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्याय अनुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। यह धारा कहती है कि कोई भी ऐसा काम अपराध नहीं माना जाएगा जो कानून द्वारा उचित ठहराया गया हो, यानी कोई ऐसा काम जिसे करने की अनुमति कानून देता है। उदाहरण, एक पुलिस अधिकारी एक अपराधी को गिरफ्तार करता है। कानून उसे यह करने का अधिकार देता है, इसलिए यह काम अपराध नहीं है। 2, तथ्य की गलती के कारण सद्भावपूर्वक विश्वास करते हुए किया गया हो कि वह कानून द्वारा उचित ठहराया गया है, यानी अगर किसी व्यक्ति ने कोई काम इस वजह से किया है क्योंकि उसे अतथ्य की गलती, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, हुई और उसे ईमानदारी से, इन गुड फेथ, यह विश्वास था कि वह काम करने के लिए कानून उसे अधिकार देता है। महत्वपूर्ण, यहाँ तथ्य की गलती पर जोर दिया गया है, कानून की गलती, मिस्टेक ऑफ लॉ पर नहीं। कानून की अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए का देखता है कि यह किसी व्यक्ति पर हमला कर रहा है और उसे लगता है कि यह हत्या कर रहा है। का सद्भावपूर्वक, अच्छी नीयत से और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उस शक्ति का प्रयोग करता है
जो कानून हत्यारों को पकड़ने के लिए सभी को देता है और यह को पकड़कर पुलिस के सामने ले जाता है। बाद में यह पता चलता है कि यह तो आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था और उसने कोई अपराध नहीं किया था। ऐसी स्थिति में का ने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि उसने तथ्य की गलती के कारण उसे लगा कि हत्या हो रही है और सद्भावपूर्वक यह विश्वास करते हुए काम किया कि उसे ऐसा करने का कानूनी अधिकार है। संक्षेप में, धारा 17 उन परिस्थितियों में लोगों को आपराधिक दायित्व से बचाती है जहां वे कानून द्वारा अधिकृत कार्य करते हैं या जहां वे तथ्य की वास्तविक गलतियत के कारण ईमानदारी से मानते हैं कि वे कानून के दायरे में काम कर रहे हैं। यह उन लोगों को सुरक्षा देती है जो अच्छे इरादे से और सही जानकारी के अभाव में कोई कार्रवाई करते हैं जिसे वे कानूनी मानते हैं। धारा 18 वैध कार्य करते समय दुर्घटना एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। यह धारा उन स्थितियों के बारे में है जहां कोई व्यक्ति कोई वैध कानूनी काम कर रहा होता है और उस दौरान गलती से या किसी दुर्भाग्य के कारण कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे किसी को नुकसान पहुंचता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे मामलों में यह धारा बताती है कि कब उस व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा। आसान भाषा में समझें, कोई भी काम अपराध नहीं माना जाएगा अगर 1. वह दुर्घटना या दुर्भाग्य से हुआ हो। इसका मतलब है कि वह जानबूझकर नहीं किया गया था बल्कि अचानक हो गया। 2. कोई आपराधिक इरादा या जानकारी नहीं थी। जिसने वह काम किया उसका किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई गलत इरादा नहीं था, न ही उसे पता था कि उसके इस काम से ऐसा नुकसान हो सकता है। 3. वैध कार्य किया जा रहा था। वह व्यक्ति कोई ऐसा काम कर रहा था जो कानूनन सही था, जैसे अपने घर में पेड़ काटना, गाड़ी चलाना आदि। 4. वैध तरीके से और वैध साधनों से किया जा रहा था। वह काम सही तरीके से और सही औजारों या साधनों का उपयोग करके किया जा रहा था। 5. उचित देखभाल और सावधानी बरती गई थी। उस व्यक्ति ने वह काम करते समय पूरी सावधानी और देखभाल बरती थी। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए नाम का व्यक्ति अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है। वह सावधानी से काम कर रहा है। अचानक कुल्हाड़ी का सिर उड़ जाता है और पास खड़े एक व्यक्ति को लग जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस मामले में अगर ने लकड़ी काटते समय पूरी सावधानी बरती थी और उसकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं थी, तो उसका यह काम अपराध नहीं माना जाएगा। यह एक दुर्घटना थी और उसका कोई आपराधिक इरादा नहीं था। मुख्य बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति कोई कानूनी और सही काम कर रहा है और वह पूरी सावधानी बरत रहा है, फिर भी कोई अनहोनी या दुर्घटना हो जाती है जिससे किसी को नुकसान पहुंचता है, तो ऐसे में उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। यह धारा ऐसे मामलों में व्यक्ति को आपराधिक दायित्व से बचाती है जहां गलती से कोई अनिष्ट हो जाता है। धारा 19 ऐसा कार्य जिससे हानि होना संभाव्य है किंतु आपराधिक आशय के बिना और अन्य हानि को रोकने के प्रयोजन से किया गया हो। यह धारा हमें बताती है कि हर वह काम अपराध नहीं है जिसे करते समय आपको यह पता हो कि उससे कोई नुकसान हो सकता है, बशर्ते 1. आपकी कोई आपराधिक मंशा न हो, यानी आपका इरादा किसी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का न हो। 2. नेकनियति गुड फेथ से किया गया हो, आपने वह काम ईमानदारी और अच्छे इरादे से किया हो। 3. किसी बड़ी हानि को टालने के लिए किया गया हो, आपने वह काम किसी व्यक्ति या संपत्ति को होने वाली किसी और बड़ी हानि या नुकसान को रोकने के उद्देश्य से किया हो। सीधे शब्दों में कहें तो यह धारा उन परिस्थितियों से जुड़ी है जहां कोई व्यक्ति किसी बड़ी मुसीबत या नुकसान को रोकने के लिए कोई ऐसा कदम उठाता है जिससे थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन उसका इरादा बुरा नहीं होता। कानून ऐसे व्यक्ति को अपराधी नहीं मानता। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 1. जहाज का कप्तान। एक जहाज का कप्तान ए अचानक खुद को ऐसी स्थिति में पाता है कि अगर उसने अपने जहाज का रास्ता नहीं बदला तो वह 20-30 यात्रियों से भरी एक नाव बी को टक्कर मारकर डुबो देगा। रास्ता बदलने से उसे केवल 2 यात्रियों वाली एक छोटी नाव सी को टक्कर मारने का खतरा है। यहाँ यदि कप्तान ए नाव सी को डुबोने के इरादे के बिना
और नाव बी के यात्रियों को बचाने के नेक इरादे से रास्ता बदलता है, तो भले ही उसे पता हो कि नाव सी को नुकसान हो सकता है, वह अपराधी नहीं होगा। उसने यह काम बड़ी हानि 20-30 यात्रियों की जान को टालने के लिए किया। उदाहरण 2, आग बुझाने का मामला। एक बड़ी आग लगी हुई है और आग को फैलने से रोकने के लिए एक व्यक्ति ए कुछ घरों को गिरा देता है। वह यह काम जान बचाने या संपत्ति को बचाने के नेक इरादे से करता है। यदि यह पाया जाता है कि जिस नुकसान को रोकने का इरादा था वह इतना गंभीर और आसन्न था कि ए के इस काम को सही ठहराया जा सके, तो ए दोषी नहीं होगा, भले ही उसने घर गिराकर कुछ संपत्ति का नुकसान किया हो। मुख्य बातें यहाँ मकसद, इरादा बहुत महत्वपूर्ण है। आपराधिक इरादा नहीं होना चाहिए। कार्य नेक नियति से किया गया हो। उद्देश्य किसी बड़ी हानि को रोकना हो, भले ही उस प्रक्रिया में थोड़ी हानि हो जाए। यह तय करना कि जिस हानि को रोका जाना था वह इतनी गंभीर और तत्काल थी कि जोखिम उठाना सही था, यह एक तथ्य का प्रश्न है जिसे न्यायालय तय करेगा। यह धारा आवश्यकता के बचाव, डिफेंस ऑफ नेसेसिटी के सिद्धांत पर आधारित है, जहां कभी-कभी बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटे नुकसान को स्वीकार्य माना जाता है। धारा 20, 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। यह धारा बहुत ही सीधी और स्पष्ट है। यह कहती है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझें, अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 7 साल से कम है कोई ऐसा काम करता है जो आमतौर पर अपराध माना जाता है, जैसे किसी चीज़ को तोड़ देना, किसी को अनजाने में चोट पहुंचा देना या कोई और शरारत, तो कानून उसे अपराधी नहीं मानेगा। उस बच्चे को उस काम के लिए कोई सज़ा नहीं मिलेगी। यह कानून ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे डोली इनकैपेक्स कहते हैं, जिसका अर्थ है गलती करने में अक्षम। कानून यह मानता है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे इतने समझदार नहीं होते कि वे अपने किए गए कामों के सही या गलत होने को समझ सकें। उन्हें यह पता नहीं होता कि उनके काम का क्या नतीजा हो सकता है और उनकी कोई आपराधिक मंशा, बुरी नीयत नहीं होती। वे अक्सर जिज्ञासावश या नासमझी में कोई काम कर देते हैं। इसलिए यह धारा छोटे बच्चों को कानूनी जवाबदेही से बचाती है और उन्हें सज़ा देने की बजाय उनके विकास और सही मार्गदर्शन पर जोर देती है।